नमस्कार, स्टडी टू स्टडी के मटेरियल पर आधारित इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे खजाने की बात करेंगे जिस पर शायद हमारा ध्यान उतना नहीं जाता, और वो है हमारी मिट्टी। सच तो ये है कि यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश की कृषि और कहें तो हमारा जीवन ही टिका हुआ है। तो देखिए, जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यानी ICAR, उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत की मिट्टी को कुल 8 प्रमुख ग्रुप्स में बांटा है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां, लेकिन हम स्टडी टू स्टडी के मुताबिक उन 4 पर फोकस करेंगे जो कृषि और एग्जाम्स के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो हमारी पहली मंजिल है जलोढ़ मिट्टी। इसे नदियों का तोहफा भी कहते हैं, और सच पूछिए तो ये भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी है। और ये आंकड़ा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा, जी हां 43% हिस्सा इसी मिट्टी से ढका है। ये उत्तर के विशाल मैदानों से लेकर हमारे तटीय डेल्टा तक फैली हुई है। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें पोटैश और चूना तो भरपूर मात्रा में होता है, जो इसे ज़बरदस्त उपजाऊ बना देता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे ज़रूरी तत्वों की थोड़ी कमी पाई जाती है। ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। जलोढ़ मिट्टी में भी 2 किस्में हैं, और ये अंतर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक है बांगर, ये पुरानी जलोढ़ है जो थोड़ी कम उपजाऊ होती है, और दूसरी है खादर। ये है नई मिट्टी जो हर साल बाढ़ के साथ आती है और जाहिर है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इसी ज़बरदस्त उपजाऊपन का नतीजा है कि भारत की कुछ सबसे अहम फसलें जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब इसी मिट्टी में लहलहाती हैं। चलिए अब हम चलते हैं दक्कन के पठार की तरफ। यहां हमारा स्वागत करती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर या फिर प्यार से कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका एक बड़ा मजेदार निकनेम भी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। पता है क्यों? क्योंकि जब यह सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इससे हवा खुद ब खुद जड़ों तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है मानो खेत की जुताई हो गई हो। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है पानी सोख कर रखने की इसकी कमाल की क्षमता। मतलब ये कम सिंचाई वाले इलाकों के लिए एक वरदान है। और इसका ये जो गहरा काला रंग है, वो इसमें मौजूद टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये मिट्टी कपास की खेती के लिए देश में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके अलावा सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसलें भी यहाँ खूब होती हैं। हमारा सफ़र अब हमें प्रायद्वीपीय भारत और ऊंचे पठारी इलाकों की ओर ले जा रहा है, जहां हमें मिलती हैं लाल, पीली और लैटेराइट मिट्टी। ये अक्सर उन इलाकों में पाई जाती हैं जहां की जलवायु परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। तो पहले बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी समूह है, जो देश के करीब 18% हिस्से पर फैला हुआ है। इसके रंगों के पीछे की केमिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे इसका लाल रंग देता है, और जब इसी मिट्टी में पानी मिलता है तो ये हाइड्रेट होकर पीली दिखने लगती है ना कमाल? ये मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है। अब आते हैं लैटेराइट मिट्टी पर। ये उन जगहों पर बनती है जहां बारिश बहुत ज्यादा और तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीचिंग या निक्षालन की वजह से इसके पोषक तत्व तो बह जाते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत है, सूखने पर यह बिल्कुल ईंट जैसी सख्त हो जाती है। इन दोनों मिट्टियों में फसलें भी बिल्कुल अलग अलग तरह की होती हैं। जहां लाल मिट्टी में बाजरा और दालें उगती हैं, वहीं लैटेराइट मिट्टी की एसिडिक नेचर इसे काजू, चाय और कॉफी जैसे बागानी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो स्टडी टू स्टडी के मुताबिक एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत जरूरी हैं। तो ICAR क्लासिफिकेशन को अगर पूरा करें तो ये हैं बाकी की 4 मिट्टियां: मरुस्थलीय, पर्वतीय, लवणीय और दलदली मिट्टी, जो भारत के अलग अलग खास भौगोलिक क्षेत्रों में मिलती हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की बात है, इसे ध्यान से समझिए। अगर मिट्टी में एसिडिटी ज्यादा है, मतलब वो अम्लीय है, तो उसे ठीक करने के लिए चूना डालते हैं। और अगर मिट्टी अल्कलाइन यानी क्षारीय हो गई है, तो उसका इलाज है जिप्सम। और ये नंबर याद रखने लायक है। ज्यादातर खेती-बाड़ी के लिए मिट्टी का जो सबसे अच्छा pH लेवल माना जाता है, वो है 6.0 से 7.0 के बीच। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि लगभग हर तरह की भारतीय मिट्टी में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है नाइट्रोजन की कमी। यही वो वजह है कि हमारे यहाँ यूरिया जैसे फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है।
नमस्कार। आज हम भारतीय कृषि की उन बुनियादी बातों पर गौर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, भारत में खेती किसानी के पैमाने को समझने के लिए सबसे जरूरी नंबर से शुरू करते हैं, 50%। पर सवाल यह है कि ये नंबर हमें बताता क्या है? ये 50% का आंकड़ा ये बताता है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी की रोजमर्रा की जिंदगी और रोजगार सीधे सीधे खेती पर निर्भर है, और इसीलिए सही मायनों में कृषि को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इसे समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले भारत के मौसमी फसल चक्र को समझते हैं। हम फसलों को मौसम के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और शुरुआत करेंगे मॉनसून की फसल से। खरीफ की फसलें मतलब पूरी तरह से मानसून पर आधारित फसलें। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है जब मानसून की बारिश शुरू होती है, और इन्हें बढ़ने के लिए गर्मी और ढेर सारे पानी की जरूरत होती है। इनकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास। अच्छा, तो खरीफ के मौसम में कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं? इनमें है धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर भारत के मुख्य खाद्य पदार्थ हैं जो देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब इतनी सारी फसलों को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, अरे गधा बाजा मत बजा। चलिए इसे समझते हैं। अरे से अरहर, गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार, म से मक्का और ता से तिलहन। है ना एकदम आसान तरीका। अब बात करते हैं रबी फसलों की, जिन्हें हम सर्दियों की फसलें भी कहते हैं। ये फसलें अक्टूबर नवंबर के ठंडे और सूखे महीनों में बोई जाती हैं, और इन्हें बढ़ने के लिए कम तापमान और ठीक ठाक पानी चाहिए होता है। इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल के महीने में। रबी की सबसे ज़रूरी फसल है गेहूं, जो भारत की खाद्य सुरक्षा की नींव है। इसके अलावा जौ, चना, मटर और सरसों भी रबी की मुख्य फसलें हैं। ये फसलें खरीफ चक्र के बिल्कुल उल्टे मौसम में उगाई जाती हैं। और हाँ, रबी की फसलों को याद रखने के लिए भी एक शानदार ट्रिक है। आज सच में राई में गेम खेला। देखिए, आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, फिर राई तो है ही, गे से गेहूं और म से मटर। बस एक वाक्य में सारी मुख्य रबी फसलें याद। तो खरीफ और रबी में मोटा मोटा फर्क क्या है? देखिए, खरीफ की फसलें मानसून में यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे चावल और मक्का। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसलें सर्दियों में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और इन्हें कम पानी चाहिए, जैसे गेहूं और चना। यही वो फर्क है जो भारत के पूरे एग्रीकल्चर कैलेंडर को तय करता है। इन दो मुख्य मौसमों के बीच में मतलब मार्च से जून तक एक छोटा लेकिन बड़ा काम का मौसम आता है जायद फसलों का। इस टाइम की तेज गर्मी में तरबूज, खरबूजा और खीरे जैसी फसलें खूब होती हैं, जो गर्मी से राहत भी देती हैं। चलिए अब जरा भूगोल पर आते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी फसल किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं कि कौन सा राज्य किस चीज में आगे है। जैसे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल, तो गेहूं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पंजाब में सबसे ज्यादा है, उनकी बेहतरीन कृषि तकनीकों की वजह से। इसी तरह भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है, और इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। अब आते हैं नकदी फसलों पर। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। कॉटन के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाने जाते हैं, जहां की काली मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। और जब बात चाय की आती है तो असम का नाम सबसे पहले आता है, जबकि बेहतरीन कॉफी के लिए कर्नाटक देश भर में फेमस है। वैसे भारतीय खेती हमेशा से ऐसी नहीं थी। समय समय पर इसमें कई बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जिन्होंने उत्पादन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलिए इन कृषि क्रांतियों और उनके रंगों को समझते हैं। हर क्रांति को उसके क्षेत्र के हिसाब से एक रंग का नाम दिया गया है। जैसे हरित क्रांति ने गेहूं और चावल के उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी की कि भारत खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। श्वेत क्रांति, जिसके जनक वर्गीस कुरियन थे, उसने दूध उत्पादन में भारत को दुनिया में नंबर 1 बना दिया। इसी तरह पीली क्रांति तिलहन से और नीली क्रांति मछली उत्पादन से जुड़ी है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लाल क्रांति ने मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाया, तो रजत क्रांति ने अंडा उत्पादन को।
इसी तरह गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से और सुनहरी क्रांति फल, शहद और बागवानी से जुड़ी है। इन सभी ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा डाइवर्स बनाया है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हरित क्रांति की बात हो तो दो नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। एक और जरूरी फैक्ट, जूट को गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये नाम इसके सुनहरे रंग और आर्थिक महत्व की वजह से पड़ा है। और अगर जूट सुनहरा रेशा है तो कपास को कहते हैं सफेद सोना। ये नाम महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में किसानों के लिए इसकी कीमत को दिखाता है। देखिए, अच्छी फसल सिर्फ मिट्टी और मौसम से नहीं होती, पानी भी बहुत जरूरी है। और जब बात सिंचाई की आती है तो भारत में सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। यही एक बड़ी वजह है कि पंजाब जैसे राज्य में प्रति हेक्टेयर पैदावार इतनी ज्यादा है। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। हमने 3 मुख्य फसल मौसमों खरीफ, रबी और जायद के फर्क को समझा। हमने ये भी देखा कि कौन से राज्य किन फसलों में आगे हैं और उन रंगीन क्रांतियों के बारे में बात की जिन्होंने भारतीय कृषि की शक्ल ही बदल दी। ये भारतीय कृषि के वो बेसिक पिलर्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जो एक जमाने में अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वो आज दुनिया का अन्न भंडार कैसे बन गया? आज हम इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं, उन क्रांतियों से जिन्होंने सब कुछ बदल दिया से लेकर आज की खेती और आगे का रास्ता क्या है, सब कुछ। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतर। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये किया किसने? वो कौन सी ताकत थी जिसने भारत को भूख की कगार से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक बना दिया? इसका जवाब हमारी अपनी कृषि क्रांतियों की रंगीन कहानियों में छिपा है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, भारत की रंग बिरंगी कृषि क्रांतियां। और जब मैं रंग बिरंगी कह रहा हूं तो इसका मतलब सचमुच यही है। हर रंग एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहता है, एक ऐसा बदलाव जिसने भारत की खेती को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले वो क्रांति जिसने भारत को भूखमरी के डर से बाहर निकाला, हरित क्रांति। इस स्लाइड पर 2 हीरो हैं, भारत के MS स्वामीनाथन और दुनिया के नॉर्मन बोरलॉग। इनके काम की वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसने गेहूं और चावल के उत्पादन में जैसे एक विस्फोट ला दिया। ये सिर्फ एक बढ़त नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसके बाद आई श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम सब प्यार से मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनके एक विजन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रांतियों का तो एक पूरा इंद्रधनुष था। नीली क्रांति ने हमारे समुद्रों को मछली से भर दिया। पीली क्रांति ने हमारी रसोई में सरसों और सूरजमुखी जैसे तेलों की भरमार कर दी। और लाल क्रांति, उसने हमारे भोजन में मांस और टमाटर की कोई कमी नहीं रहने दी। और ये लिस्ट तो चलती ही जाती है। रजत क्रांति ने अंडे और पोल्ट्री को बढ़ावा दिया। सुनहरी क्रांति ने फल, शहद और बागवानी में जान डाल दी। और गोल्ड क्रांति ने आलू का उत्पादन बढ़ाया। और इन सबको एक साथ लाने वाली थी इंद्रधनुषी क्रांति, जिसका एक ही मकसद था, पूरे कृषि क्षेत्र को एक साथ एक लय में आगे बढ़ाना। तो इतनी सारी क्रांतियों का नतीजा क्या निकला? आज भारत की जमीन पर असल में क्या उग रहा है? चलिए अब जरा भारत के मौजूदा फसल नक्शे पर एक नजर डालते हैं। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, भारत का फसल नक्शा। ये हमें दिखाता है कि आज कौन, कहाँ और क्या उगा रहा है। पूरी लिस्ट देखने से पहले एक बड़ा खुलासा, जब बात टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की आती है, यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन की, तो एक राज्य बाकियों से कहीं आगे है, और वो है उत्तर प्रदेश। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये भारत की खेती की विविधता का एक स्नैपशॉट है। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने का राजा है, लेकिन अगर बेहतरीन चाय चाहिए तो असम जाना होगा, और कॉफी के शौकीनों के लिए कर्नाटक से बेहतर कोई जगह नहीं। ये दिखाता है कि कैसे हमारे देश के हर इलाके की अपनी एक खासियत है। लेकिन इतनी सारी फसलें उगाने के लिए सिर्फ बीज और मेहनत ही काफी नहीं है। पानी चाहिए, बहुत सारा पानी।
तो चलिए अब बात करते हैं खेतों की असली जीवन रेखा की, भारत की सिंचाई व्यवस्था। ये चार्ट एक नज़र में ही पूरी कहानी बता देता है ना? भारत में लगभग आधी सिंचाई, मतलब करीब 40% सिर्फ एक स्रोत से होती है, नलकूप यानी ट्यूबवेल। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि हम जमीनी पानी पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। अब इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। उत्तर प्रदेश, जो नलकूप सिंचाई में नंबर 1 है, वहाँ किसान अपनी फसलों के लिए जमीनी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहीं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर रेगिस्तान में जैसे जान फूंक देती है, ये इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। और दक्षिण में, जहां जमीन पथरीली है, वहां सदियों से तालाब ही सिंचाई का एक बड़ा जरिया रहे हैं। तो हमने अतीत और वर्तमान को देख लिया, पर भविष्य का क्या? आज भारतीय कृषि को कौन सी नई ताकतें आकार दे रही हैं? चलिए अब कृषि के नए दौर में प्रवेश करते हैं। आज 3 बड़ी चीजें हो रही हैं। एक, पीएम किसान योजना, जो सीधे किसानों के हाथ में आर्थिक मदद पहुंचा रही है। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की तरफ एक बहुत बड़ा झुकाव, जिसमें सिक्किम ने तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। और तीसरा, हमारे पारंपरिक मोटे अनाज जैसे बाजरा की शानदार वापसी, जिसे 2023 में पूरी दुनिया ने सराहा। ठीक है, तो अब एक रैपिड फायर राउंड का समय है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं कि कितना ध्यान से सुना गया है। पहला सवाल, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं कुल उत्पादन नहीं बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ रहा हूँ। तो गेहूं के मामले में कौन सा राज्य है चैंपियन? और जवाब है पंजाब। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यह हरित क्रांति का केंद्र था और उनकी उत्पादकता आज भी बेजोड़ है। अगला सवाल, चावल से जुड़ा हुआ, देश का सबसे जरूरी चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही जवाब है कटक, ओडिशा। ये वो जगह है जहां भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल पर बहुत सारा रिसर्च होता है। और आखिरी सवाल, भारत में कृषि अनुसंधान का मक्का यानी IARI ये कहाँ स्थित है? और जवाब है नई दिल्ली। ये वो संस्था है जो पूरे देश के लिए कृषि अनुसंधान की दिशा तय करती है। तो हमने क्रांतियों के शानदार अतीत से लेकर आज की हकीकत तक का सफर तय किया। अब एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब हम सिक्किम जैसे राज्यों को 100% ऑर्गेनिक होते हुए देखते हैं और दुनिया हमारे पारंपरिक मोटे अनाज के फायदों को फिर से खोज रही है, तो क्या यही भारतीय कृषि का भविष्य है? क्या हम एक नई और ज्यादा टिकाऊ क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सीधा भारत की जमीन से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की, और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियाद से, हमारी मिट्टी से। चलिए देखते हैं कि हमारी मिट्टी में आखिर ऐसा क्या खास है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले भारत की मिट्टियों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। इसके बाद एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट भी होगा। फिर आगे बढ़ेंगे कृषि की क्रांतियों की तरफ, और आखिर में एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्लान था, पहला कदम भारत की कृषि की नींव यानी यहाँ की मिट्टी। आखिर हर फसल की कहानी शुरू तो मिट्टी से ही होती है ना? सबसे पहले आती है अलूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। इसको इमेजिन करने के लिए बस गंगा यमुना के विशाल मैदानों के बारे में सोचिए। ये वही मिट्टी है, और पता है ये भारत के सबसे बड़े एरिया में फैली हुई है। एक तरह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की ये रीढ़ की हड्डी है। अब आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी पर। इसका एक और नाम है रेगुर सॉइल। ये मिट्टी ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के पठारों में मिलेगी। और ये खास क्यों है? क्योंकि ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल एक वरदान जैसी। इसीलिए कमर्शियल लेवल पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, काली मिट्टी की बहुत ही अनोखी बात है, इसमें एक क्वालिटी है जिसे सेल्फ प्लोइंग कहते हैं। मतलब जब ये मिट्टी सूखती है ना, तो इसमें अपने आप बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसे स्वतः जुताई भी कहते हैं। ये नेचर का अपना तरीका है मिट्टी को एरेट करने का, उसमें हवा भरने का, जो फसलों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कमाल है ना? तो अब जब हमने मिट्टी की बात कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अलग अलग मिट्टियों पर कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं और कहाँ। भारत में मोटा मोटा 2 तरह के फसल के मौसम होते हैं।
एक है रबी, जो सर्दियों की फसल है, जैसे गेहूं, सरसों, चना, और दूसरी है खरीफ। ये मॉनसून की फसल है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धान यानी चावल। चलिए अब कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जब भी चाय की बात आती है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन? असम। और कॉटन के लिए आइडियल मिट्टी, अभी हमने बात की थी, ब्लैक सॉइल यानी रेगूर। और हाँ, जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्टिंग। ओके, काफी कुछ कवर कर लिया है हमने, तो अब टाइम है एक छोटे से नॉलेज चेक का। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शंस हैं ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। थोड़ा सोचिए इस पर। और सही जवाब है ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल, ये वही मिट्टी है जो नॉर्थ इंडिया के विशाल मैदानों में फैली हुई है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ा है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक यानी फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए वर्गीज कुरियन, बी MS स्वामीनाथन या सी नॉर्मन बोरलॉग। और इसका बिल्कुल सही जवाब है बी MS स्वामीनाथन। इन्हीं की वजह से भारत फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन पाया। और यही जवाब हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कृषि की उन महान क्रांतियों की जिन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। यहाँ दो सबसे बड़ी क्रांतियों का जिक्र है। पहली ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, जिसके पायनियर थे MS स्वामीनाथन। इसका फोकस था अनाज यानी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। और दूसरी थी व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। इसे आगे बढ़ाया वर्गीज कुरियन ने, और इसने भारत को दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 बना दिया। लेकिन ये सारी क्रांतियां, ये सारी फसलें सिंचाई के बिना अधूरी हैं। और एक बहुत ज़रूरी फैक्ट ये है कि भारत में इरिगेशन का सबसे कॉमन मेथड क्या है? वो है ट्यूबवेल्स यानी नलकूप। ये हमारे किसानों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। तो चलिए सफर के अंत में आ गए हैं। अब एक फाइनल रैपिड रीकैप हो जाए ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी एल्यूवियल। कॉटन के लिए बेस्ट मिट्टी ब्लैक सॉइल यानी रेगर। रबी की फसल का एग्जाम्पल गेहूं, खरीफ की फसल धान या चावल। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक MS स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन के पायनियर वर्गीज कुरियन। और हाँ, सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसर असम।